नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही उसे 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को नए सिरे से विचार करने को कहा है। पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए। सीजेआई ने कहा है कि ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई और हाईकोर्ट ने अपना न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। गौरतलब है कि 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द क्यों न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गवाह पर हमले के मुद्दे पर भी चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सभी गवाहों को सुरक्षा करने के निर्देश भी दिए थे। यूपी की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनसीआर के जिलों में भी इसका प्रभाव है। बीते कुछ दिनों से यहां केस बढ़ रहे हैं। विगत 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि इन क्षेत्रों में स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। ऐसे में एनसीआर के जनपदों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत तथा लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए। इन जनपदों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेट किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। लक्षण युक्त लोगों को टेस्टिंग कराई जाए। एनसीआर में कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी पुष्टि हुई है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए जागरूक किया जाए। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 695 है। विगत 24 घंटों में 83,864 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और जिनमें से 115 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 29 लोग उपचारित होकर कोरोना से मुक्त भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी के पुनरुद्धार से जुड़े नमामि गंगे अभियान को भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाला बताते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में यह अभियान पूरी तरह से सफल साबित हुआ है और आज प्रदेश में एक बूंद भी सीवर का पानी गंगा में नहीं गिरता है। गंगा यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया नमामि गंगे अभियान आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि 2500 किलोमीटर लंबे अपने प्रवाह में 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा मां का सबसे ज्यादा आशीर्वाद है। सीएम योगी ने कहा कि मां गंगा से जुड़ी योजनाएं पहले भी बनती थी और 1986 में गंगा एक्शन प्लान शुरू भी हुआ। केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर इस योजना से जुड़कर कार्य करना चाहिए। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश 3 राज्य थे, लेकिन नमामि गंगे योजना के पहले जब गंगा नदी का मूल्यांकन किया तो पता चला कि गंगा सर्वाधिक प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि नमामि गंगे का ये अभियान उत्तर प्रदेश में सफल हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा की स्थिति पीड़ादायक थी। उसके जल में जीव नष्ट हो जाते थे। लगातार 100 साल से सीसामऊ से रोज 14 करोड़ लीटर सीवर इसमें गिरता था। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस सीवर पॉइंट को अब सेल्फी पॉइंट में बदल दिया है। आज एक भी बूंद सीवर गंगा में नहीं गिरता है और जल के साथ जीव भी वहां पर सुरक्षित हैं। प्रयागराज में 2019 में आयोजित हुए कुंभ की सफलता की कहानी भी स्वच्छता और अविरल निर्मल गंगा की गाथा को कहती है। इस पूरे क्षेत्र की उर्वरता के पीछे, यहाँ के पर्याप्त जल संसाधन के पीछे अगर कोई एक महत्वपूर्ण कारक है तो वह है मां गंगा। हमारे अधिकतर तीर्थ गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में ही स्थित हैं। आप गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक इन सभी तीर्थों का अवलोकन करेंगे तो हम सब इस बारे में देख सकते हैं कि गंगा के प्रति हमारी आस्था किस रूप में रही है। और महाभारत का वह दृष्टांत भी आप सबके सम्मुख होगा कि इस महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे उम्रदराज योद्धा
अपने नाम के साथ संबोधन के रूप में कोई नाम लेता है तो वह गंगा पुत्र ही अपने साथ जोड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वो गंगा पुत्र कोई और नहीं, भीष्म पितामह थे। भाइयों बहनों, गंगा के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में नमामि गंगे की परियोजना का शुभारंभ किया और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दी। हम सब इस बारे में जानते हैं, मां गंगा के बारे में योजनाएं पहले भी बनती थी। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, कार्य प्रारंभ भी हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना था। जो उस समय के 4 राज्य गंगा से जुड़े हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य थे, जिसमें झारखंड और उत्तराखंड बाद में बना। 5 राज्य इस अभियान के साथ जुड़े। लेकिन जब नमामि गंगे परियोजना के पहले इन सभी कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। आपके सामने यहां पे उदाहरण हो सकता आया हो, ये 250 किलोमीटर का जो मां गंगा का लंबा प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, इसका सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट था वह था कानपुर। कानपुर में ऐसी स्थिति थी कि गंगा के जल में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे और सीसामऊ नाला से तो प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में गिरता था और ये लगभग 100 वर्षों से गिर रहा था। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के बाद आज कानपुर में जो सीवर पॉइंट था सीसामऊ का, वह एक सेल्फी पॉइंट बना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं वहां पर आकर के इस कार्य की सराहना भी की। आज वहां एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता है, जलीय जीव फिर से वहां पुनर्जीवित हो गए हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ के पीछे की सफलता के पीछे की कहानी भी यही है कि 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ था तो प्रयागराज के कुंभ के पीछे हम लोगों ने जो सबसे पहले उद्देश्य रखे थे, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का, गंगा की अविरलता और निर्मलता और गंगा और उसकी सहायक 10 नदियों पर भी हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया था। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन हर कोई इसके इत्तेफाक नहीं रखता। भारत के राजनीतिक इतिहास में शहरों के नाम बदलने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा खुश होते थे तब नाम बदल दिया करते थे। आज भी बहुत से हिल स्टेशनों के नाम अंग्रेजों के गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम पर मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हालिया इतिहास को देखें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी इससे पहले कार्यकाल में भी कई जगहों के नाम बदल दिए थे। अब वह प्रदेश के 12 जिलों और शहरों के नाम बदलने जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस बारे में प्रस्ताव का मसौदा भी तैयार हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के जिनके नाम बदलने की तैयारी में है वो है अलीगढ़, संभल, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, आगरा, मैनपुरी, गाजीपुर, देवबंद, रसूलाबाद और सिकंदरा। सूत्रों का कहना है कि इसके बाबत मसौदा तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। वहां से मोहर लगने के बाद यूपी के आगामी बजट सेशन में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। नाम बदलने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल की मोहर के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जाता है और फिर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके नाम बदल देती है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग का ताजा अनुमान काफी राहत देने वाला है। अब तक के अनुमान के मुताबिक 2 दिनों बाद यानी 21 अप्रैल को प्रदेश में बारिश की संभावना है। बारिश का दायरा पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक रहेगा। हालांकि बारिश जोरदार नहीं बल्कि हल्की फुल्की ही होगी, लेकिन इससे तपिश में राहत जरूर मिल जाएगी। 21 अप्रैल को बारिश के बाद 22 अप्रैल तक राहत बनी रहेगी। उसके बाद तापमान फिर से चढ़ना शुरू होगा। गर्मी के सीजन की पहली बारिश 21 अप्रैल को संभव है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी में बारिश होगी। हालांकि प्रदेश के कुछ ही जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 22 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इस दिन भी राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।